नमस्कार, मैं सोनी साहनी। आइए आज हम अध्ययन करते हैं बुद्धि के विषय में। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। सरल शब्दों में बुद्धि शब्द का प्रयोग हम लोग सामान्य बातचीत में कर लेते हैं कि फला बालक, फला व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान है। और इस तरह हम देखते हैं कि हम उसकी किसी भी विशेष योग्यता का, किसी भी क्षमता का अध्ययन या प्रयोग हम बुद्धि के रूप में कर लेते हैं। जैसे कि हम किसी के बारे में अगर बात कर रहे होते हैं तो उसके ज्ञान, समझ, चातुर्य, योग्यता, श्रेष्ठता, मस्तिष्क या किसी भी विशेष योग्यता को ही हम कह देते हैं कि फला व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है या वह अपनी बुद्धि का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग कर लेता है। परंतु शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की व्याख्या अलग अलग शब्दों से, अलग अलग तरीके से की है और इस विषय पर बहुत ही विशेष अध्ययन भी हुआ है, जिससे कि बुद्धि शब्द के सही तथ्यों को समझने का हम प्रयास करते हैं और यह देखते हैं कि वर्तमान समय में शिक्षा में या सामान्य जीवन में सफल जीवन यापन करने के लिए, विद्या अध्ययन के लिए या किसी भी कार्य में विशेष प्रगति करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना ही बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है या सर्वोत्तम होता है कि हमारे पास जो योग्यता है उसको हम किस तरीके से अपनी तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रयोग में ला पाते हैं। वैसे बुद्धिमान होना तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन हम प्रयास करके या वातावरण के माध्यम से भी अपनी बुद्धि को या अपने बालकों की बुद्धि को प्रखर बना सकते हैं। बुद्धि वास्तव में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के मिक्सचर का, मतलब कि दोनों का सम्मिलित प्रभाव है कि हम कहते हैं कि किसी के पास बुद्धि बहुत ज़्यादा है या फला व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है। एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं वेस्लर महोदय, उन्होंने कहा है कि बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है और वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। यह वेस्लर महोदय की बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। उनके अनुसार बुद्धि एक ऐसी क्षमता है जिसको हम किसी एक क्षमता से न जानकर एक ग्रुप ऑफ कैपेबिलिटी के नाम से जानते हैं। मतलब कि कई योग्यताओं का समूह है जिसका प्रयोग हम करके किसी खास उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं या उसके लिए प्रयासरत होते हैं, क्रिया करते हैं और हमारे जो ये क्रियाकलाप हैं वह उद्देश्यपूर्ण होते हैं। यूं ही हम निरर्थक क्रियाएं नहीं करते। साथ ही साथ विवेकशील चिंतन करते हैं। हम जो सोचते विचारते हैं उसमें विवेक भी सम्मिलित होता है। यूं ही नहीं कि कुछ भी सोचते रहते हैं। हम अपनी उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने के लिए अपनी योग्यताओं का प्रयोग करते हुए चिंतन करते हैं और तब तत्पश्चात वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करते हैं। हमारी जो क्षमताएं होती हैं उनका प्रयोग करते हुए हम आने वाले समय के लिए या फिर वर्तमान परिस्थिति के साथ एडजस्टमेंट के लिए, बेहतर जीवन यापन करने के लिए हम समायोजन करते हैं। यह वेस्लर महोदय की बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है और इसमें उन्होंने बुद्धि को गुणों के या क्षमताओं के एक ग्रुप में प्रयोग करने से, साथ ही साथ उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने से और विवेकशील चिंतन करने के साथ साथ प्रभावकारी समायोजन से लिया है। एक अन्य परिभाषा है रॉबिन्सन महोदय की। उन्होंने कहा है कि बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है जो व्यक्ति में सूझबूझ द्वारा समस्या का समाधान करने की क्षमता, नए परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता और अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता को दिखाता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि बुद्धि से तात्पर्य क्षमताओं के प्रयोग करने से है। रॉबिन्सन महोदय ने भी यहाँ यही बात कहा है कि बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के, मतलब कि हमारा जो भी ज्ञान है, जो भी अनुभव है, उनका एक ग्रुप में, उनके ग्रुप के यूज करने से है। उनका हम कैसे किस तरीके से बेहतर प्रयोग कर पाते हैं, जिससे व्यक्ति में सूझबूझ उत्पन्न होता है और वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। साथ ही साथ वो जो नई कंडीशन आती है, नई समस्या आती है,
उसको भी हल करने में या एडजस्ट होने में अपनी क्षमताओं को लगाता है। अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता, जो चीज़ें अदृश्य हैं जैसे कि ईश्वर, परब्रह्म या फिर कोई नया इन्वेंशन करना है, उसके बारे में जो नहीं है, जो हमें नहीं दिख रहा है, जो हमारे पास नहीं है, उसके बारे में सोचना कि कैसे हम कर सकते हैं बेहतर तरीके से, ये क्या हो सकता है, और अपने जीवन के अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता को ही रॉबिन्सन महोदय ने बुद्धि कहा है। रॉबिन्सन महोदय के अनुसार वास्तव में बुद्धि अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता, अनुभवों से लाभ उठाना, एडजस्टमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और जिसके लिए हम अपने समस्त क्षमताओं के ग्रुप को प्रयोग करते हैं। अब आइए देखते हैं स्टुडार्ट महोदय की परिभाषा। इनके अनुसार बुद्धि उन क्रियाओं को समझने की क्षमता है जिनकी विशेषताएं कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, मितव्ययिता, किसी लक्ष्य के प्रति अनुकूलनशीलता, सामाजिक मान और मौलिकता की उत्पत्ति होती है, और कुछ परिस्थिति में ऐसी क्रियाओं को जो शक्ति की एकाग्रता तथा सांवेगिक कारकों के प्रति प्रतिरोध दिखलाती हैं, करने की प्रेरणा देती है। स्टुडार्ट महोदय ने बुद्धि की इस परिभाषा में बुद्धि के प्रत्यय को एकदम से स्पष्ट कर दिया है कि हम किन किन योग्यताओं का किन किन माध्यम से, किन किन तरीकों से प्रयोग कर कर हम अपनी बुद्धि को परिभाषित कर सकते हैं, या हम मेजर कर सकते हैं कि किसके पास कितनी बुद्धि है। उनके अनुसार बुद्धि क्रियाओं को समझने की क्षमता है, उन क्रियाओं को समझने की क्षमता है जिनके माध्यम से हम कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, मतलब कि कठिन कार्य, जटिल कार्य को कर पाते हैं, अमूर्तता जो नहीं दिखाई दे रहा है, मितव्ययिता कम समय में, कम संसाधनों में किसी कार्य को कर लेना, ये सब कैपेबिलिटी आती है, और किसी लक्ष्य के प्रति अनुकूलनशीलता भी आती है। कोई खास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम अनुकूल होते हैं, प्रयासरत होते हैं। सामाजिक मान, हमें समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, और मौलिकता की उत्पत्ति होती है, और कुछ परिस्थिति में ऐसी क्रियाओं को जो शक्ति के एकाग्रता तथा सांवेगिक कारकों के प्रति प्रतिरोध दिखलाती हैं, करने की प्रेरणा देती है। बुद्धि केवल क्षमताओं का प्रयोग ही नहीं है, कभी कभी ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमें ऐसी भी क्रियाएं करनी पड़ती हैं जिसमें हमें अपनी समस्त शक्तियों की एक जगह पर केंद्रित करना पड़ता है, और जो सांवेगिक कारक हैं, हमारे जो मनोभाव हैं, उनका जब आपस में प्रतिरोध होता है, फिर भी उनको बैलेंस करके, उनको मैनेज करके हम किसी कार्य को करते हैं, तो वहाँ भी हम बुद्धि का प्रयोग करके ही इस तरह के कार्यों को कर पाते हैं। वास्तव में बुद्धि क्षमताओं का प्रयोग करने के साथ साथ अपनी भावनाओं पर नियंत्रण और अपनी शक्ति को एकाग्र करना भी है, ऐसा स्टुडार्ट महोदय की परिभाषा में हम देखते हैं, पाते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वुडवर्थ महोदय की परिभाषा। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य की एक विधि है। वुडवर्थ महोदय ने कहा है कि जो कार्य करने का हमारा एक खास तरीका होता है, एक विधि होती है, उसी को हम बुद्धि कहते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार व्यक्ति की सामान्य योग्यता का नाम बुद्धि है। स्पीयरमैन ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति की जो योग्यताएं होती हैं, जिसके माध्यम से वो अपना कार्य कर पाता है, जनरल जितनी भी योग्यता होती है, उन सबको हम बुद्धि कह सकते हैं। बकिंघम महोदय के अनुसार सीखने की योग्यता बुद्धि है। सीखने की योग्यता, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, मतलब अधिगम करने की योग्यता को ही इन्होंने बुद्धि मान लिया है, बकिंघम महोदय ने, कि जो व्यक्ति जितना बेहतर तरीके से सीखता है, तेजी से सीखता है और सीखने में मतलब अपनी प्रखरता दिखाता है, उसी को हम बुद्धिमान मान सकते हैं, ऐसा बकिंघम महोदय ने कहा कि सीखने की योग्यता बुद्धि है। बर्ट महोदय के अनुसार बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने एवं तर्क करने की योग्यता है। बर्ट महोदय के अनुसार डिसीजन मेकिंग एवं लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, इसी को वो बुद्धि मानते हैं। उन्होंने कहा है कि जो अच्छी तरह से निर्णय कर सके, किसी भी परिस्थिति में सही तरीके से अगर निर्णय कर ले रहा है और वो तर्क भी कर सकता है, तो हम उसको बुद्धिमान मान सकते हैं। वास्तव में हाई IQ लेवल वाला व्यक्ति ही सही तरीके से डिसीजन ले सकता है और लॉजिकल थिंकिंग भी वो कर सकता है। फिर हम देखते हैं
गॉस महोदय के अनुसार, एबिंगहॉस, कि बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने की शक्ति है। इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ कंबाइनिंग पार्ट्स। एबिंगहॉस महोदय के अनुसार बुद्धि जो है, हमारे जो विभिन्न भाग हैं, हमारे सामने जो परिस्थिति आती है, जो समस्या आती है, या जो टारगेट हमारा होता है, उसके विभिन्न तथ्यों को, विभिन्न भागों को आपस में मिलाकर कार्य कर लेना, यही हमारी बुद्धिमत्ता को मानता है, बुद्धिमत्ता की पहचान होती है। गाल्टन महोदय के अनुसार बुद्धि विभेद करने एवं चयन करने की शक्ति है। इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड सेलेक्शन। गाल्टन महोदय ने कहा है कि हम विभिन्न तथ्यों में विभेद कर पाएँ या फिर सेलेक्ट कर पाएँ, चयन कर पाएँ कि हमारे लिए क्या बेहतर है, क्या काम करना चाहिए। तो यह भी हमारी बुद्धि को परिभाषित करता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वही कई तथ्यों में आपस में अंतर कर पाएगा, या फिर उसको चुनाव करना हो तो वो सही तरीके से चुनाव कर पाएगा। तो इसको हम बुद्धिमत्ता की पहचान मान सकते हैं। स्टर्न महोदय के अनुसार नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता बुद्धि है। स्टर्न महोदय ने कहा है कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट ऑनसेल्फ टू ए न्यू सिचुएशन। स्टर्न महोदय ने कहा कि जब हम जो नई कंडीशन आती है, जो नए माहौल में, नई परिस्थिति में एडजस्ट कर लेता है, उसको भी हम बुद्धिमान मान सकते हैं, और वही बुद्धि है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो बुद्धि की विभिन्न परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं में हम एक चीज़ कॉमन पाते हैं कि बुद्धि में के तहत हम सीखने की क्षमता, अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता और नवीन परिस्थितियों से समायोजन करने की क्षमता को ही हम बुद्धि के रूप में पाते हैं। कि जो व्यक्ति जितना बेहतर तरीके से एडजस्टमेंट कर पाएगा, समायोजन कर पाएगा, अपने अनुभवों से लाभ उठा पाएगा, और उसके अंदर सीखने की जितनी ज़्यादा क्षमता होगी, उसी को हम ज़्यादा बुद्धिमान मान पाएंगे। और इन सब परिभाषाओं से एक तथ्य और सामने आता है कि इन कार्यों को करने के लिए हमारे पास जो क्षमताएं हैं, जो ग्रुप हैं, उनका लाभ उठाने के लिए व्यक्ति के अंदर अमूर्त चिंतन करने की योग्यता भी होनी चाहिए। हमारे पास जो भी ज्ञान है, अगर हम उसका सही समय पर सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो वह हमारा ज्ञान व्यर्थ ही जाएगा, या हमारे लिए लाभदायक ही नहीं होगा, किसी के लिए भी लाभदायक नहीं होगा जब हम उसका सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो ज्ञान और बुद्धि में यह डिफरेंस है कि ज्ञान हम किसी खास विधि, खास तथ्य के बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी रखते हैं उसको हम ज्ञान कह लेते हैं, लेकिन उसी ज्ञान का हम सही समय पर सही तरीके से प्रयोग कर लेते हैं तो हम बुद्धिमान कहे जाते हैं। सरल शब्दों में अपनी समस्त क्षमताओं, अनुभवों एवं चिंतन का सही समय पर सही तरीके से, सही मात्रा में अपने लक्ष्य के प्रति अनुकूलतम प्रयास करना है बुद्धिमान कहलाता है, या बुद्धि कहा जा सकता है इसको। आज के लिए इतना ही।